एससी वर्मा बुक का ही ऑब्जेक्टिव टाइप एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया अ कैपेसिटर C1 ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड एंड अ कैपेसिटर C2 ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आर सेपरेटली चार्ज्ड बाय अ कॉमन बैटरी। बैटरी दोनों की कॉमन है और उसको मैं चार्ज कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कैपेसिटेंस जो है सेम वोल्टेज तक चार्ज हो रहे हैं। सेम वोल्टेज, सेम चार्ज नहीं, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। So they are separately charged by a common battery for a long time. The two capacitors are then separately discharged through equal resistors. तो both the discharge circuits are connected at t is equal to 0. तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो मेरे पास 2 सर्किट है डिस्चार्ज करने के लिए। इसमें कैपेसिटेंस C1 है, इसमें C2 है। वोल्टेज दोनों में V और V है क्योंकि हमने उसको सेम बैटरी से चार्ज किया है। और रेजिस्टर जो डिस्चार्जिंग सर्किट का है वो इक्वल रेजिस्टर है, दोनों में R और R है। तो पहला क्वेश्चन है द करंट इन ईच ऑफ द 2 डिस्चार्जिंग सर्किट्स इज 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। ये तो ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे देखिए जो भी वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस, यानी इसमें भी V इसमें भी, दोनों वोल्टेज ड्रॉप तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट को फ्लो करेगा। और वो करंट क्या होगा? करंट इज इक्वल टू V बाई R। तो V बाई आर करंट इसमें भी होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल टाइम में क्या है, वोल्टेज यहां पर V है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज V, करंट इज इक्वल टू V बाई आर। इसमें भी जो करंट है वो V बाई आर हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन गलत है क्योंकि करंट इन ईच ऑफ द 2 डिस्चार्जिंग सर्किट्स इज 0, 0 तो नहीं होगा। द करेंट्स इन द 2 डिस्चार्जिंग सर्किट्स आर एट t इज इक्वल टू 0 आर इक्वल बट नॉट 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि दोनों में करंट V बाई आर फ्लो करेगा एट टाइम t इक्वल टू 0। सी में है द करेंट्स इन द 2 डिस्चार्जिंग सर्किट्स आर अनइक्वल। ये भी नहीं होगा क्योंकि हमने प्रूव किया कि दोनों में करंट जो है वो इक्वल है। C1 लूजेज 50% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज सूनर देन C2 लूजेज 50% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज। तो चार्ज जब भी लूज करता है दैट इज QT, ये किस पे डिपेंड करता है? Q0 इंटू e टू द पावर माइनस t बाई RC, जो उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो RC। तो पहले वाले सर्किट में देखिए क्या है, C1 मेरा 1 माइक्रोफैराड है। तो पहले वाले सर्किट का जो अगर मैं τ1 लिखूं तो वो कुछ कम होगा। किससे कम होगा? दूसरे वाले सर्किट से, क्योंकि उसमें जो C2 है वो 2 माइक्रोफैराड है। तो τ1 इज लेस देन τ2, यानी कि पहले वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसका कैपेसिटेंस ही कम है। रेजिस्टेंस दोनों सर्किट में सेम है, R सेम है, लेकिन फर्स्ट वाले सर्किट में C1 जो है वो कम है, इसलिए τ1 इज लेस देन τ2। इसका मतलब τ1 कम है, इसका मतलब ये जल्दी चार्ज लूज करेगा, जल्दी चार्ज लूज करेगा, इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट है। आरसी सर्किट्स पे ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स एंड 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। तो दोनों कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं। इनिशियली द लेफ्ट कैपेसिटर है चार्ज Q0 विद द लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव। तो इसका केवल जो फर्स्ट कैपेसिटर है उस पर चार्ज दे रखा है। एंड द राइट कैपेसिटर इज अनचार्ज, जिसपे Q इज इक्वल टू 0 है। इफ द स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच क्लोज कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम। और चार्ज जब फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो t इज इक्वल टू 0 पे हमने इस सर्किट को क्लोज कर दिया। तो इसमें 2 लूप हैं, तो मैं पहले लूप के थ्रू जो करंट है उस नाम देता हूं सपोज I1, और दूसरे के थ्रू जो करंट है उसको नाम देता हूं I2। और कैपेसिटेंस दोनों इक्वल है, फिर भी मैं इस सर्किट को 1 नाम दे रहा हूं, तो इस कैपेसिटेंस को मैं 1 नाम देता हूं, इसको 2 नाम देता हूं, जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ क्लैरिटी। उसी तरह ये जो रेजिस्टेंस है दोनों इक्वल है, लेकिन मैं इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको सेकेंड रेजिस्टेंस नाम देता हूं। तो जब मैं फर्स्ट सर्किट में KVL लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई, मैं इसका नाम Q1 देता हूं, तो चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटेंस, तो Q1 बाई C, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप, माइनस I1 टाइम्स R इज इक्वल टू 0। Q1 चार्ज सपोज मेरे पास एट एनी टाइम इंस्टेंट t है, और दिस Q1 इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सपोज एट एनी टाइम इंस्टेंट t इस फर्स्ट कैपेसिटेंस के पास चार्ज Q1 है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? Q1 बाई C माइनस I1 जो करंट फ्लो कर रहा है I1 इंटू R। अब I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 इज इक्वल टू माइनस dQ1 बाई dt होगी। ये माइनस क्यों होगी? क्योंकि जो Q1 चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज इसलिए कर रहा है कि जो डिस्चार्जिंग ही तो हो रहा है ना,
तो Q1 चार्ज डिक्रीज कर रहा है। अब सिंपल आप इस इक्वेशन को लिख लें, Q1/C प्लस dQ1/dt इंटू R इजिकल टू 0। ये सिंपल सा डिस्चार्जिंग का जो इक्वेशन होता है वो है। तो Q1 एट टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा, अब आप इसको इनिशियल कंडीशन Q0 से इंटीग्रेट कर दें तो आ जाएगा Q0 इंटू ई टू द पावर माइनस t/RC। तो ये फर्स्ट सर्किट का हो गया। सेकेंड सर्किट में आइए तो देखिए क्या हो रहा है। इसमें भी बिल्कुल इस तरह का इक्वेशन रहेगा। तो क्या हो जाएगा, Q2/C प्लस dQt/dt इंटू R इजिकल टू 0। लेकिन क्योंकि सेकेंड कैपेसिटेंस में आपका इनिशियल चार्ज क्या है, 0 है, तो जब आप इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे तो उसका इनिशियल चार्ज 0 है। इसका मतलब जो सेकेंड कैपेसिटेंस है उसका चार्ज जो है Q2 वो हमेशा 0 रहेगा। तो अगर हमेशा उसका चार्ज 0 है, इसका मतलब उसके थ्रू जो करंट है वो भी हमेशा 0 रहेगा। तो अब देखिए इस सर्किट में हो क्या रहा है कि जो भी करंट यहां से निकल रहा है इस I1 से, वो वापस सीधा इस फर्स्ट कैपेसिटेंस में ही आ जा रहा है। ये दूसरे वाले सर्किट में जा ही नहीं रहा है। और दूसरे वाले सर्किट में जा ही नहीं रहा है इसलिए क्योंकि ये इनिशियल ये Q इक्वल टू 0 पे था मेरा एक कैपेसिटेंस, तो ये बाद में भी Q इक्वल टू 0 पे ही रहेगा। इसका मतलब जो सेकेंड कैपेसिटेंस है उसमें बिल्कुल भी कुछ चार्जिंग नहीं हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ध्यान दीजिए, जैसे ही यहां से कोई चार्ज या कोई करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, ये करंट फ्लो करते करते इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पे जब आता है तो उसको क्या दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इस रास्ते चला जाऊं या तो मैं इस रास्ते चला जाऊं और वापस यहाँ पे जो भी मुझे काम करना है, डिस्चार्ज करना है इस कैपेसिटेंस को करूं, या फिर मैं इस रास्ते घूम कर जाऊं। तो इस रास्ते में उसको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, कैपेसिटेंस भी मिल रहा है। तो ये करंट जो यहां पर आया है, तो ये जो करंट इस पॉइंट पर आया है वो बोलेगा कि मैं इस रास्ते क्यों जाऊं, जब मुझे एक शॉर्ट सर्किट मिल रहा है, बिल्कुल एक आसान रास्ता मिल रहा है, तो मैं तो इस रास्ते जाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक शॉर्ट सर्किट, उसको एक बहुत ही आसान रास्ता करंट को मिला हुआ है। तो करंट भी जो है वो इंसान की तरह होता है। आप भी अगर किसी ट्रैफिक जंक्शन में यहां पर बैठे हुए हैं और आपको यहाँ घर पहुंचना है, घर जाने का आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता बिल्कुल विदाउट कोई रेजिस्टेंस, विदाउट ट्रैफिक है, और दूसरे रास्ते में रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, थोड़ा सा ट्रैफिक है। तो कभी भी आप ट्रैफिक वाले रास्ते में तो नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली सेम चीज मेरा करंट भी करता है। जब ये करंट यहां पर आया, उसको दो ऑप्शन मिला, उसने सोचा कि मैं इधर क्यों जाऊं, मैं हमेशा इधर ही जाऊंगा। तो सिर्फ ये इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट की बात नहीं है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दिस सर्किट करंट क्या हो रहा है, वो यहां से निकलकर वापस इसी में फ्लो करता जा रहा है। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द सर्किट, यानी थ्रू आउट द पीरियड करंट जो है वो यहां से निकलकर वापस इस कैपेसिटर में जा रहा है। यानी सिंपली अब क्या हो रहा है कि मेरे पास एक कैपेसिटर C है और वो थ्रू रेजिस्टर R डिस्चार्ज हो रहा है। दूसरा वाला जो पोर्शन है वो अज्यूम कर लिया जाए कि मानो ये इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इस फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस के लिए ऐसा है कि वो दूसरा जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये हुआ Q1T हमने फाइंड कर लिया, तो आप इससे I1T फाइंड कर सकते हैं। आपने Q2 फाइंड कर लिया, वो 0 है, तो I2 जो है वो भी 0 होगा। अब इस क्वेश्चन में ही आपसे और भी पूछा जा सकता है कि बताओ इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है, या पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच द चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 डिक्रीजेस टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए आईआईटी वाले क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ आर दे देगा 4 ओम, और दूसरा आर कुछ आपको सपोज दे रहा है 6 ओम, ये कैपेसिटेंस कुछ आपको 2 माइक्रोफैराड दे दिया, ये कुछ 4 दे दिया, और बोला कि आप बताओ कि कितना करंट होगा, कितना चार्ज होगा, कितने टाइम पीरियड के बाद ये 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू होगा। तो आप तो समझ सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सर्किट में इस सेकेंड रेजिस्टर और सेकेंड कैपेसिटेंस का रोल हो। तो इस सेकेंड रेजिस्टर और सेकेंड कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। अगर आप इसको इस केवीएल को लिखेंगे, और वो सिंपल सर्किट क्यों है, इस शॉर्ट सर्किट के कारण जो भी करंट यहां पर आता है वो सीधा ऊपर चला जाता है, सेकेंड वाले सर्किट, सेकेंड वाले लूप में जाता ही नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाए तो बना सकते हैं कि अगर मैं इस ब्रांच में अगर मैं कुछ एक रेजिस्टेंस डाल देता हूं, आर डाल दूं या कोई भी रेजिस्टेंस डाल दूं, तब क्या हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो अभी देखिए यहाँ पे इस आर्म में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तब तो आपने बिल्कुल आसानी से ये सब फाइंड कर लिया। अगर इस आर्म में यहाँ पे रेजिस्टेंस R आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप खुद चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि अगर इसके थ्रू R रेजिस्टेंस हो इस सर्किट में, इस आर्म के थ्रू, तो मेरा Q1 क्या होगा, मेरा Q2 क्या होगा। आप दो इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, लेकिन वो साइमल्टेनियस टाइप का इक्वेशन होगा। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में भी आपको Q1 का टर्म होगा, dQ1 का टर्म हो सकता है dQ1/dt, और फर्स्ट में ही आपको Q2 और dQ2/dt का टर्म हो सकता है। तो इस तरह का Q1 dQ1/dt, Q2 dQ2/dt, इसके आपके दो इक्वेशन आएंगे। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप Q1 और Q2 फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, डिफिकल्ट होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा वो।